मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ के लिए हैंड रेस किया है तो आज रहने दे, अपने पास टाइम कम रहेगा आज। चलिए, कितने पूरा सुनाना है कि कुछ आधा? हाँ, पूरा पहला अध्याय। चलिए, तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र, इसका प्रथम अध्याय और इसके अंतर्गत प्रमाण की चर्चा के उपरांत अंतिम सूत्र में नए की चर्चा कर रहे हैं। 7 नयों के स्वरूप यहाँ पर उमास्वामी आचार्य बता रहे हैं। 33 नंबर का सूत्र है। सूत्र का पाठ करते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाहा। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं एवं भूत, ये 7 नए हैं। इसमें नैगम नय और संग्रह नय की काफी चर्चा अपनी हुई है। और संग्रह नय का जो प्रकरण बचा हुआ है वो पढ़ के व्यवहार नय की तरफ आगे अपन पढ़ेंगे। संग्रह नय, संग्रह नाम ही उसका संग्रह है। संग्रह मतलब इकट्ठा, इकट्ठा जो देखता है वो संग्रह नय। ये जो नय है ना, आप मतलब इसमें इनके नामों से ही जो भाव ये ग्रहण करते हैं, जिसको विषय बनाते हैं, इनके नामों से ही समझ में आता है। नैगम नय है तो वो संकल्प ग्राही है, संकल्प को ग्रहण करता है। संग्रह नय तो नाम में ही संग्रह है, मतलब वो इकट्ठा देखता है, वो भेद नहीं देखेगा। वो जिसको देखेगा वो संग्रह करके ही देखेगा। तो इसलिए जिस संग्रह वाली जो चीज है उसको कहा है महासत्ता। ये महासत्ता को विषय बनाता है। पर वो महासत्ता एक तो सबको अपने में इकट्ठा कर ले, शुद्ध महासत्ता, उसको विषय बनाने वाला शुद्ध संग्रह ने, और कुछ छोटी छोटी इकट्ठा करके यानी छोटी छोटी सत्ताओं को देखे तो वो कहलाती है अशुद्ध महासत्ता। अशुद्ध महासत्ता को विषय करने वाला अशुद्ध संग्रह ने। तो ये ध्यान रखना है संग्रह नय के संबंध में कि संग्रह नय वो संग्रहित करके देखेगा, इकट्ठा करके देखेगा, भेद नहीं देखेगा। अगर भेद दिख रहा है तो नय दूसरा हो जाएगा, अगर भेद दिख रहा है तो व्यवहार नय का विषय हो जाएगा, और अगर संग्रह नय का विषय है तो उसको अभेदता ही दिखेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कल अपन ने 76 पेज पे बीच में बोल्ड जहां था वहां तक अपन ने पढ़ा था, उसके आगे से अपन पढ़ते हैं। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता। अगर आपकी पुस्तकों में ये छपा हो कि अस्तित्व महासत्ता है और चेतनत्व अवांतर सत्ता, तो उसको अशुद्ध महासत्ता कर लीजिए अवांतर सत्ता की जगह। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता। महासत्ता का ग्राहक संग्रह नय शुद्ध होता है और अशुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह नय वो अशुद्ध संग्रह नय है। यहाँ पर भी अशुद्ध महासत्ता, अगर पुस्तकों में, क्योंकि मेरी पुस्तक में अवांतर सत्ता छपा है दोनों जगह,
तो जिनकी भी बुक्स में ऐसा हो तो ठीक कर लें, पुरानी बुक्स जिनके पास होंगी उनमें अशुद्ध होगा। फिर से बता रही हूँ कहाँ शुद्ध करना है। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है तो यहाँ शुद्ध जोड़ना है अगर शुद्ध नहीं है महासत्ता के पहले। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है, पीडीएफ में सही आ रहा है। और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता, इसकी जगह अगर चेतनत्व अवांतर सत्ता ऐसा छपा है तो अवांतर को काट के अशुद्ध महासत्ता ये कर लीजिए। फिर शुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रहणय शुद्ध होता है, तो यहाँ पर भी पुरानी बुक्स में शुद्ध नहीं छपा है, खाली महासत्ता लिखा है, उसको शुद्ध वहां ऐड कर लीजिए। शुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रहणय शुद्ध होता है और अशुद्ध महासत्ता, वहां भी अवांतर सत्ता अगर छपा है तो उसको ठीक कर लीजिए, अशुद्ध महासत्ता करना है। अशुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रहणय अशुद्ध संग्रहणय है। एक जाति के आधार पर जगत के अनंतानंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला यह न्याय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। यानी वस्तु स्वरूप को समझने में भी, वस्तु स्वरूप को भी जब हम समझते हैं तो कभी हमको इकट्ठा करके देखना होता है, कभी हम भेद देखते हैं, तो और कभी हम इकट्ठा भी सबको एक देखते हैं सत्य की अपेक्षा से, शुद्ध महासत्ता की अपेक्षा से, और ज्यादातर बहुत बार हम अशुद्ध महासत्ता के आधार पर एकता देखते हैं। तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है, और उसी के लिए उपयोगी नहीं अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इस न्याय के अनुसार होना भी एक जाति है, मात्र एक जाति नहीं अपितु सबसे बड़ी जाति है, एकमात्र शुद्ध जाति है। इसके अतिरिक्त और सभी जातियां अशुद्ध हैं क्योंकि वे सबको संग्रहित करने में समर्थ नहीं है। सबसे बड़ी जाति क्या है कि वो है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कल अपन ने चर्चा की थी सारी पुस्तक बांटने वाली, कहा कि किसको देनी है पुस्तक, कि जिसकी भी सत्ता है उसको देनी है। तो सबसे बड़ी जाति क्या है? सत्ता है, वो वस्तु है, ये सबसे बड़ी जाति है। इसके अलावा कोई हम क्वालिटी बना के कोई जाति बनाए तो वो सब जातियां अशुद्ध होंगी, क्योंकि फिर वो सबको संग्रहित करने में समर्थ नहीं होंगी। एकमात्र होना अर्थात अस्तित्व ही एक ऐसी जाति है जिसके आधार पर संपूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अस्तित्व के यानी सादृश्य अस्तित्व, ये समझ लो शास्त्र का शब्द है, सादृश्य यानी समानता, अस्तित्व में सबके समानता है, अस्तित्व के आधार पर सब समान है, उसको बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व। अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करने वाले न्याय को ही शुद्ध संग्रह न्याय कहा जाता है। शेष सभी संग्रह न्याय अशुद्ध संग्रह न्याय हैं। जो संग्रह न्याय अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित कर रहा है, कि अस्तित्व को पकड़ के चल रहा है, कि जो जिसका अस्तित्व है वो सब इधर आ जाओ। मान लो अपन टीम बांट रहे हो, टीम बांटनी है तो कौन आएगा मेरे साइड, कि जिसका अस्तित्व है वो सब मेरी साइड आ जाओ, तो कौन छूटेगा? कल आपको प्रश्न दिए थे, लेकिन अभी मैं प्रश्न की चर्चा नहीं कर रही, मुझे याद है, लेकिन पता लगा कि उन प्रश्नों में अपन घूम गए तो अपना विषय फिर रह जाएगा, इसलिए बाद में समय मिल रहेगा तो अपन देखेंगे उन प्रश्नों को। तो अस्तित्व ये ऐसी क्वालिटी है जिसके आधार पर सबको कुछ भी नहीं छूटेगा। अस्तित्व के आधार पर सब, कोई भी द्रव्य कुछ भी नहीं छूटेगा, सबको एक में समाहित कर लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वालिटी किसी की भी लेंगे तो वो सब उसमें ग्रहण नहीं होंगे, तो वो अशुद्ध कहलाएगा। तो अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करने वाले न्याय को ही शुद्ध संग्रह न्याय कहा जाता है। शेष सभी संग्रह न्याय अशुद्ध संग्रह न्याय है। अब ये सामान्य बात है, इसको अपन रीडिंग कर लेते हैं। शुद्र जातिवाद के आडंबर में उलझे इस जगत ने कभी सोचा भी ना होगा कि होना भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी, और जो भी हैं वे सभी एक है जाति के ही हैं। ये है पे इन्वर्टेड कोमा लगाया, है जाति मतलब सत्ता, अस्तित्व, सबकी जाति के सब एक सत्ता वाले हैं, तो वो है जाति के हैं। है के अतिरिक्त कोई ऐसी जाति नहीं
जो शुद्ध जाति हो, क्योंकि हैं इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती है, उसे ही शुद्ध संग्रह ने कहते हैं। है यानी अस्तित्व, तो अस्तित्व के आधार पर जो एकता स्थापित होती है उसे ही शुद्ध संग्रह ने कहते हैं। जो जातिवाद संग्रह का हेतु है, उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेतु बना लिया है। देखो ये जो जातिवाद बताया, तो जाति के आधार पर हम आज क्या कर रहे हैं, जाति के आधार पर हम विग्रह यानी भेद कर रहे हैं, हम विभक्त हो रहे हैं जाति के आधार पे, इनकी कौन सी जाति, इनकी कौन सी जाति। लेकिन वास्तव में जाति के आधार पे देखा जाए तो सब एक हैं, क्योंकि सबकी जाति क्या है, सबकी सत जाति है, सब अस्तित्व जाति वाले हैं। तो ये जो जातिवाद है, अगर हमको जातिवाद खड़ा करना है तो ये जातिवाद खड़ा करो कि सब हैं, सब सत हैं, सबका अस्तित्व है, सब द्रव्य हैं। और भी अगर जाति की बात की जाए तो जैन दर्शन में जातियां कौन सी बताई गई हैं, जैन दर्शन में कौन सी जातियां बताई गई हैं, बोलिए स्वयं जी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, बहुत बढ़िया, 5 जातियां बताई गई हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 जाति, जाति नाम कर्म है, ये 5 जातियां हैं। फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ये जो जाति अपन लगाते हैं और माता के कुल को जाति कहते हैं, और ये सब चीजें, ये तो बहुत ही मनुष्य गति का क्या कहना चाहिए, संकीर्ण वाद है ये। जाति के आधार पर जाति के आधार पर एकता देखी जाए तो सभी पंचेंद्रिय जीव एक जाति के हैं, यानी कि गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और हम सब क्या हैं, एक जाति के हैं, सब पंचेंद्रिय हैं, सब एक जाति के हैं। तो हमने ये जो जातिवाद लगा के जो दुनिया में झगड़े चलते ना, यानी विश्व शांति के लिए भी, जैसे बोलते हैं ना, जैन धर्म विश्व धर्म, जैन धर्म को अपना लिया जाए तो सारे विश्व में शांति हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी, अनेकांत का सिद्धांत, ये जातिवाद समझ लिया जाए कि असली जातिवाद क्या है, तो फिर विभाजन नहीं होंगे, फिर झगड़े नहीं होंगे, फिर तो एकता होगी, फिर तो दोस्ती होगी, फिर सब मिलेंगे, संग्रह। इसलिए कहा जो जातिवाद संग्रह का हेतु था, उसको हमने विग्रह का, झगड़े का, अलग होने का, उसका हेतु बना लिया। जाति विभाजित करनी थी तो जाति तो सबकी एक है, सब द्रव्य जाति के हैं। मनुष्यों को में भी करना था तो सब मनुष्य जाति के हैं। फिर ये भेद और लड़ाई झगड़ा जातियों के आधार पर जो देश में चलता है, वो उसका क्या प्रयोजन है। जो जातिवाद संग्रह का हेतु है, उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेतु बना लिया है। संग्रह न्याय के स्वरूप पर दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह न्याय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी न्याय है, क्योंकि यह न्याय जाति का सम्यक स्वरूप बताकर जातिवाद का जहर उतारने वाला सम्यक न्याय है। वास्तविक जाति क्या है, जाति का सच्चा स्वरूप बताया गया है। तो हमारे दिमाग में जो जातिवाद का जहर, ये खोटी मान्यता चढ़ी हुई है, उसको ये उतारने वाला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संग्रह न्याय का एकमात्र कार्य विभिन्न सत पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना ही है। ये इस प्रकार से ये संग्रह न्याय का कार्य हुआ। अब है, मेरे हिसाब से संग्रह न्याय आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी कुछ बचा होगा तो अपन व्यवहार न्याय पढ़ते हैं तो और बचा कुचा इसमें हो जाएगा। व्यवहार न्याय, व्यवहार न्याय किसे कहते हैं, देखिए एक तो व्यवहार न्याय नाम मिलता है अपने को, आप लोगों ने सुना होगा, न्याय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय, सुना होगा सबने बहुत बार, अपने यहाँ शास्त्र में भी, ग्रंथों में भी आता रहता है, निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा। तो वो जो निश्चय व्यवहार है वो अध्यात्म के न्याय कहे जाते हैं, और वहां व्यवहार शब्द का अर्थ व्यापक है, व्यापक है मतलब उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये जो व्यवहार न्याय है, यद्यपि इसकी भी जो स्वरूप है उस व्यवहार से मिलता है, उसका भी एक पॉइंट ये है, लेकिन इसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। क्या लिमिटेड क्राइटेरिया है कि इस संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना, वो व्यवहार न्याय है। यानी ये व्यवहार न्याय क्या है, पहली बात भेद करता है,
तो वह व्यवहार न्याय की परिभाषा में हम देखते हैं जो निश्चय व्यवहार वाली व्यवहार न्याय है उसमें भेद करे सो व्यवहार वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये व्यवहार कौन सा वाला व्यवहार है? हर किसी में भेद करे, किसी में भी कैसे भी भेद कर दिया तो व्यवहार हो गया, वो नहीं। संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित जो वस्तुएं हैं उनमें विधि पूर्वक भेद करने वाला वो नए व्यवहार न्याय है। संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित वस्तु में विधि पूर्वक का मतलब कि पहली बात कि हमने संग्रह न्याय में किसको ग्रहण किया था? तो संग्रह न्याय 2 प्रकार के थे। कौन कौन से 2 प्रकार के संग्रह न्याय थे? बोलिए आप लोग, मुझे सुनाई देता है। आप लोग बोलेंगे ना बिना आवाज चालू करे तो मुझे सुनाई देता है, और जिसको आता है उससे रहा नहीं जाता, वो बिना माइक चालू के बोलने लग जाता है, तो मुझे समझ में आ जाता है। मुझे सब दिख रहे हैं आप लोग। शुद्ध संग्रह न्याय और अशुद्ध संग्रह न्याय, ये 2 प्रकार का संग्रह न्याय है। 2 प्रकार का संग्रह न्याय। अब ये जो संग्रह न्याय, जिस भी संग्रह न्याय ने, चाहे शुद्ध संग्रह न्याय हो चाहे अशुद्ध संग्रह न्याय हो, उसने क्या किया? उसने वस्तु को संग्रहित किया। संग्रह न्याय ने वस्तु को संग्रहित किया, इकट्ठा देखा। अब संग्रह न्याय ने जिस वस्तु को इकट्ठा देखा उसमें ये भेद कर रहा है, उसमें विभाजन कर रहा है, लेकिन चाहे जैसे ही नहीं, कैसे भी विधि पूर्वक उस विभाजन की एक सिस्टम होगा। कहीं से भी कैसा भी उठा के, जैसे ऐसे होता है ना, कुछ वो अपने फॉर्म वगैरह होते हैं, मान लो कोई रसीद होती है तो उसमें वो डॉट डॉट बनी रहती है उसको फाड़ने के लिए, रसीद बुक वगैरह होती है। तो अपने को भेद फाड़ना है नहीं, भेद करना है। तो कैसे फाड़ना है? विधि पूर्वक, कि जहां वो निशान बना हुआ है, कई जगह ऐसे होती है ना, स्लिप आधी काट के आपको लेनी है आधी, तो विधि पूर्व आधी फाड़ के लेनी है। तो जहां मान लीजिए वो रसीद में से जहां निशान था वहां से तो फाड़ी नहीं, और जहां काम की थी वहां से फाड़ दी, फिर क्या होगा? ये बेकार। अब आप आओगे मान लो कहीं किसी बदलाने या कुछ काम करने, तो आपके काम है तो फटी हुई है, मान लो टिकट है, कुछ भी चीज है, तो विधि पूर्वक कुछ टिकट्स होते हैं ना इस तरह के, कहीं एग्जीबिशन में या कहीं कोई सेमिनार में जाना है, तो एक पार्ट अपने को देता है गेट कीपर, एक खुद के पास रखता है, और वो विधि पूर्वक नहीं फाड़े और बीच में से टिकट को फाड़ के आधा अपने को दे, आधा अपन ले और आधा बोले, और फिर अपन दोबारा दिखाए एंट्री के लिए, तो ये तो फटा हुआ है, काम का नहीं है। तो विधि पूर्वक भेद, विधि पूर्वक समझ में आ रहा है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी भेद कर दिए मन से ही, चाहे जैसे, ऐसे नहीं। तो संग्रह न्याय द्वारा संग्रहित वस्तु में विधि पूर्वक भेद करने वाला न्याय वो व्यवहार न्याय है। व्यवहार न्याय का काम क्या हुआ, शॉर्ट में समझे तो भेद करना। लेकिन किस में भेद करना? कि संग्रह न्याय ने अभी जिसको इकट्ठा किया था उसमें भेद करना है, और सिस्टमैटिक तरीके से भेद करना है, विधि पूर्वक भेद करना है। तो शुद्ध संग्रह न्याय था और अशुद्ध संग्रह न्याय था। शुद्ध संग्रह न्याय में भेद करेगा वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार न्याय। अशुद्ध संग्रह न्याय में भेद करेगा वो कहलाएगा अशुद्ध व्यवहार न्याय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार न्याय कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, शुद्ध व्यवहार न्याय, अशुद्ध व्यवहार न्याय। जैसे संग्रह न्याय 2 प्रकार का है, वैसे ही व्यवहार न्याय भी 2 प्रकार का है, शुद्ध व्यवहार न्याय और अशुद्ध व्यवहार न्याय। तो शुद्ध संग्रह न्याय में जो भेद करता है वो शुद्ध व्यवहार न्याय, और अशुद्ध संग्रह न्याय में जो भेद करता है वो अशुद्ध व्यवहार न्याय। अब देखिए शुद्ध संग्रह न्याय क्या था? शुद्ध संग्रह न्याय क्या था? कि सतमात को ग्रहण करने वाला पूरे विश्व को, ये शुद्ध संग्रह न्याय का विषय था। विश्व या कहो द्रव्य शब्द कहो, वो संग्रह न्याय का विषय था। तो ये है शुद्ध संग्रह न्याय। अब इस शुद्ध संग्रह न्याय में भेद किया कि द्रव्य 6 होते हैं, ये भेद किया। तो ये भेद करने वाला, ये कौन है भेद करने वाला? व्यवहार न्याय। लेकिन ये कौन सा व्यवहार न्याय है? शुद्ध संग्रह न्याय में इसने भेद किया है, तो ये कहलाएगा शुद्ध व्यवहार। ठीक है, तो जिस प्रकार शुद्ध संग्रह न्याय एक ही टाइप का है, शुद्ध संग्रह न्याय एक ही टाइप का है,
केवल पूरे विश्व को एक देखने वाला, सत सामान्य के आधार पर, सत्ता के आधार पर पूरे विश्व को एक देखने वाला शुद्ध संग्रहणय एक ही है, उसके और कोई टाइप्स नहीं है। लेकिन अशुद्ध संग्रहणय तो अलग अलग टाइप्स है। जीव देखा, उद्गल देखा, धर्म देखा, संसारी जीव देखा, त्रस जीव देखा, कल भेद किए थे अपन ने, ख्याल आ रहे? तो वो सब क्या है? अशुद्ध संग्रहणय के विषय। तो शुद्ध संग्रहणय का विषय एक ही है, अशुद्ध संग्रहणय के विषय बहुत सारे हैं। ऐसे ही शुद्ध व्यवहारनय का विषय वो एक ही है। शुद्ध संग्रहणय में भेद किया, यानी ये जो 6 द्रव्यों के भेद किए, ये शुद्ध व्यवहारनय का विषय है। द्रव्यों के 6 भेद किए, ये शुद्ध व्यवहारनय का विषय है। क्योंकि शुद्ध संग्रहणय यही था, इसका भेद किया, वो शुद्ध व्यवहार। अब हमने यहाँ पर ये जीव है, ये जीव, हमने ये जीव बोला, ये कौन से नय का विषय होगा? जीव। जीव बोला तो संग्रह और व्यवहार में से कौन से नय का और उसका कौन सा भेद, शुद्ध अशुद्ध, उनमें से बता रहे हैं। जीव बोला तो कौन से नय का विषय होगा? सुनीता भाभी। अशुद्ध संग्रहणय। अशुद्ध संग्रहणय, बहुत बढ़िया। जीव बोला ना, तो हमने अभी इकट्ठा देखा, एक जीव जाति को देखा है, चेतन जाति के आधार पर जीव बोला। लेकिन ये संग्रहणय तो है, पर सबको नहीं इकट्ठा किया, केवल जीव जीव इकट्ठे हुए, इसलिए ये अशुद्ध संग्रहणय का विषय हुआ। अब इसके हमने भेद किए। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। तो ये जो हमने कथन किया, ये कौन से नय का विषय हुआ? ये जो हमने जीवों के 2 प्रकार होते हैं, ये हमने कथन किया, ये कौन से नय का विषय हुआ? संग्रहणय का कि व्यवहारनय का, और उसका कौन सा भेद? फिर से बोलिए। ये जीव जो हुआ, ये अशुद्ध व्यवहार का विषय हुआ। जीव ने हाँ, मतलब देखिए संसारी और मुक्त जो 2 है, ये अशुद्ध व्यवहार से हुए। हाँ, ये अशुद्ध व्यवहार, यानी भेद किया है ना। जीव, पहले हमने जीव को ग्रहण किया था, तो जीव संग्रहणय का विषय बना था। फिर हमने उस संग्रहणय के विषय में भेद किया, परिभाषा ध्यान है, संग्रहणय के विषय में जो विधि पूर्वक भेद करता है। संग्रहणय का विषय था जीव, अशुद्ध संग्रहणय का, उसमें हमने भेद किया संसारी जीव और मुक्त को। विधि पूर्वक का मतलब है ये हमने जीवों को इस तरह से बांटा है, कोई हमारे पास आधार है कि जो कर्म सहित जीव हैं वो संसारी जीव हैं, जो कर्म रहित जीव हैं वो मुक्त जीव हैं। तो कोई आधार पे बटा, ऐसे ही नहीं चाहे जैसे कुछ भी, ऐसा नहीं। तो ये विधि पूर्वक भेद किया, तो अशुद्ध संग्रहणय के विषय में भेद किया। तो अब ये जो भेद किया, ये कौन से नय का विषय हो गया? अशुद्ध व्यवहारनय। अब हमने कहा संसारी जीव, अब हमने केवल बोला संसारी जीव, तो ये कौन से नय का विषय हो गया? संसारी जीव अकेला बोला अंकल। व्यवहारनय का कौन सा व्यवहार? ये हो गया आपका शुद्ध व्यवहार। कैसे हुआ व्यवहार संसारी जीव बोलने से? क्योंकि अभी हमने इसके जो संग्रहणय से आया था ये, और अभी हम अकेला संसारी जीव बोल रहे हैं, अकेला, हमने ये नहीं कहा संसारी और मुक्त, हम अकेला संसारी जीव बोल रहे हैं। व्यवहारनय का नहीं भाग्य। चलिए रुकिए, बोलिए रेणु जी। ये शुद्ध व्यवहार न होगा। शुद्ध व्यवहार नहीं, शुद्ध व्यवहार ने कैसे हो गया? एक ही बार भेद किया ना, एक ही बार भेद किया। नहीं देखो, एक बार तो यही हुए थे बस भेद। शुद्ध संग्रहणय का विषय था विश्व, और उसके विषय में भेद किए तो ये 6 द्रव्य, बस। ये तो यहाँ शुद्ध का तो यही खत्म हो गया मामला। इसके नीचे जो भी आएगा वो अशुद्धि आएगा, तो शुद्ध व्यवहार न होगा। आप तो पहले संग्रह और व्यवहार बताइए, शुद्ध अशुद्ध की तो बात बाद में कर लेंगे। संसारी जीव बोला तो ये व्यवहारनय का विषय,
वर्षा जी। अशुद्ध व्यवहार नहीं। अशुद्ध व्यवहार, ये तो जवाब बार बार में आ रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। बोलिए सुमन जी। नहीं, संसारी में संग्रह करके देख रहा है तो संग्रह नहीं, लेकिन वो भेद करके विधि पूर्वक देख रहा है तो अशुद्ध संग्रह नहीं। नहीं, अशुद्ध संग्रह ने तो जवाब ठीक है, लेकिन आपने जो लॉजिक दिया है वो गलत हो गया आपका। भेद करके देख रहा है तो संग्रह कैसे हो सकता है? अशुद्ध क्यों है? अशुद्धता का कारण क्या है? अशुद्धता का कारण ये है कि सबको ने इकट्ठा किया। इकट्ठा किया इसलिए तो संग्रह ने सभी संसारी जीवों को इकट्ठा किया इसने। अच्छा, इकट्ठा किया इसलिए तो संग्रह ने है, लेकिन सबको इकट्ठा नहीं किया। कितनी सारी चीजें छूट गई। मुक्त जीव छूट गए, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल छूट गए, इतने तो छूट गए सब। जो सबको इकट्ठा करे वो शुद्ध संग्रह ने, और जो सब में से भेद करे वो शुद्ध व्यवहार ने। इसके अलावा थोड़े थोड़े को इकट्ठा करे वो अशुद्ध संग्रह ने, और थोड़े थोड़े इकट्ठों में से वो भेद करे वो अशुद्ध व्यवहार ने। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो मतलब बहुत सरल चीज है ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखने की बात है। जब हमने जीव दो प्रकार के होते हैं, तो ये वाक्य भेद को बता रहा है। जीव दो प्रकार के होते हैं, तो जब ये भेद किया तभी अशुद्ध व्यवहार ने का भेद था। लेकिन अभी हमने कहा संसारी जीव, अकेला इतना बोला है, तो ये अब संग्रह करके देखा, इकट्ठा देखा सारे संसारी जीवों, तो ये अशुद्ध संग्रहने का विषय हुआ। अब हम ये कहेंगे संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। तो अब ये जो भेद किया ये हो गया अशुद्ध व्यवहार ने। अब जो भेद किया ये अशुद्ध संग्रहने का विषय बनाया था संसारी जीव, तो अब इसमें हमने भेद किए तो ये अशुद्ध व्यवहार ने हो गया। अब हमने से इसमें से लिया त्रस जीव, तो अब हम फिर इकट्ठा करके देख रहे हैं, हम संग्रहित करके देख रहे हैं, लेकिन हमने सबको संग्रहित नहीं किया है। इकट्ठा तो किया है लेकिन सब जीवों को भी नहीं किया हमने, तो केवल सब संसारियों को भी नहीं किया है, केवल त्रस जीवों को किया है, इसलिए अशुद्ध है। लेकिन संग्रह किया है इसलिए संग्रह है, तो अशुद्ध संग्रहने का विषय हुआ। फिर हमने कहा त्रस जीव चार प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं, पहले दो प्रकार कर लें, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। ऐसा हमने भेद किया, त्रस जीव दो प्रकार के होते हैं। तो अब ये भेद किया, तो क्योंकि त्रस अशुद्ध संग्रहने का विषय था, तो उसमें जो भेद किया विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ये हो गया अशुद्ध व्यवहारने का विषय। बस इतना ही है। संग्रहने के विषय में जो भेद करता है वो व्यवहारने है, और संग्रहने दो प्रकार का है, शुद्ध संग्रह अशुद्ध संग्रह। शुद्ध संग्रहने के विषय में जो भेद करेगा वो शुद्ध व्यवहारने, अशुद्ध संग्रहने के विषय में जो भेद करेगा वो अशुद्ध व्यवहारने। और शुद्ध संग्रहने का विषय एकमात्र पूरा विश्व, सत सामान्य के आधार पर सभी द्रव्य पूरा विश्व, वो एक ही विषय है। तो शुद्ध व्यवहारने का विषय भी केवल उनमें जो भेद कि द्रव्य क्षय होते हैं, शुद्ध व्यवहारने का विषय भी एक ही है। इसके अलावा बाकी जितने भी विषय बन रहे हैं वो अभेदता को देखने वाले हैं तो अशुद्ध संग्रहने के विषय हैं, और उसमें भेद को देखने वाले हैं तो वो अशुद्ध व्यवहारने का विषय है। यदि अवान्तर सत्ता क्या हुई फिर? त्रस स्थावर अशुद्ध अवान्तर सत्ता भी हुई ना? हाँ, ये अवान्तर सत्ता है, ये अवान्तर तो सत्ता। अवान्तर सत्ता हो सकते हैं ना? हाँ, अवान्तर सत्ता या अवान्तर सत्ता दोनों बोल सकते हैं। हाँ, संग्रह ने महासत्ता को विषय बना रहा था, शुद्ध महासत्ता को और अशुद्ध महासत्ता को। महासत्ता का मतलब है इकट्ठा, वो महासत्ता। तो व्यवहार ने अवान्तर सत्ता को विषय बना रहा है। अवान्तर सत्ता का मतलब है इंडिविजुअल, प्रत्येक इकाई, भेद करके जो अलग अलग को देख रहा है वो कहलाती है अवान्तर सत्ता। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे तो और शब्द समझ में आ जाएंगे, अपन रीडिंग अभी अब करेंगे। बोलिए रेणु। मैम जो ये जो है ना क्या बोलते हैं, संग्रह ने जो महासत्ता है और जो शुद्ध व्यवहार ने, वो तो समझ में आ गया कि उसमें जो 6 द्रव्य है वही खाली शुद्ध
व्यवहार वो होगा, वो क्या बोलते हैं, व्यवहार नहीं होगा। लेकिन जो नहीं। इसमें आप इसमें जो आप भेद कर रहे हो ना, जैसे जीव है तो जीव हो गया संसारी और ये क्या नाम है मुक्त। तो यहाँ पे हम लोगों को गड़बड़ हो रहा है। जैसे फिर संसारी को आप एक बोल दिए, अशुद्ध महासत्ता, फिर संसारी के दो भेद हुए, त्रस और स्थावर। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, यहाँ समझ में गड़बड़ कंफ्यूजन इसलिए चल हो रहा रहा है, है। लेकिन आपको नए की परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी। गड़बड़ होने का कारण क्या है? नए क्या है? नए है हमारा अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय, वक्तुर अभिप्रायो नय, हमारा देखने का नजरिया, हमारी नजर कहाँ है। अगर हमारी नजर अभेदता पर है, संग्रह पर हमारी नजर है, तो वो संग्रह नय का विषय बनेगा। और हमारी नजर भेद पर है, जो कल उदाहरण दिया था, पानी का ग्लास, आधा ग्लास पानी, तो नजर खाली पर है कि भरे पर है? नजर खाली पर है तो उसे कहेंगे खाली नय से देख रहा है, और नजर भरे पर है तो उसको कहेंगे भरे नय से देख रहा है। नय का मतलब जो आपका दृष्टिकोण है ना, वही नय है, उसी का नाम नय है। तो हमारा मतलब भेद की नजर है तो हम कहेंगे वो व्यवहार नय का कथन है। हमारी अभेदता पे नजर है तो वो संग्रह नय का विषय कहना है। मतलब हम त्रस को अशुद्ध संग्रहने में भी ला सकते हैं या हाँ, अशुद्ध व्यवहारने में भी ला सकते हैं। बिल्कुल दोनों तरह से ला दोनों सकते हैं में। लेकिन हम अपने क्या हिसाब से। मतलब क्या कर रहे क्या हैं? हाँ, क्या कथन चल रहा है हमारा, उस हिसाब से क्या उस अभिप्राय है हिसाब मतलब से, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सही समझ गए आप। चलिए अभी अपन यहाँ से पढ़ते हैं अभी व्यवहारने वाला, तो मेरे ख्याल से और विषय क्लियर हो जाएगा। जो कुछ रह गई होगी बात वो अपन इसमें करेंगे। फिर संग्रह व्यवहार ने पेज नंबर 77 मेरी बुक में है, या पीडीएफ में 78 आ रहा है, आप लोग देख लीजिए जो भी आप लोगों की बुक्स में पेज नंबर हो, 77 या 78। व्यवहार नय, संग्रह नय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। संग्रह नय के समान यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहित शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है वह व्यवहार नय। अर्थ यानी पदार्थ, वो संग्रह नय ने जिन पदार्थों को ग्रहण किया था, अर्थ यानी पदार्थ। अशुद्ध अर्थ, अर्थ का मतलब या मीनिंग नहीं लेना, अर्थ मतलब है पदार्थ, वस्तु। अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाले अशुद्ध व्यवहार नय है, और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार नय। देखो आप लैंग्वेज पे ध्यान दो, अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाले, यहाँ लिखा है वाले, अशुद्ध व्यवहार नय है, और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाला लिखा है। ये बता सकते हैं ये कुछ मिसप्रिंट है, ऐसे ही छप गया है, या इसमें कोई बात है? किसको पकड़ में आई ये वाले और वाले वाला का अंतर? बोले सुनीता भाभी। यहाँ तो एक विश्व का अर्थ ही ले सकते हैं सदृष्टि से, इसलिए भेद करने वाला, और यहाँ इंडिविजुअल अनेक हो सकते हैं अशुद्ध में, इसलिए भेद करने वाले। हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट और आना चाहिए, मैं बोल देती हूँ कि यहाँ जो कहा है ना वाला, तो वो तो शुद्ध संग्रह नय का विषय तो एक ही है, बहुवचन नहीं है, एक वचन ही है, इसलिए यहाँ लिया है वाला। कहाँ गया? अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाले, तो अशुद्ध अर्थ तो बहुत सारे हैं, अशुद्ध संग्रह नय के विषय तो बाकी नीचे जितने भी जा रहे हैं वो सब किसके विषय हैं? अशुद्ध संग्रह नय के, उसमें भेद हो रहा है तो वो अशुद्ध व्यवहार नय, तो वो तो है बहुत सारे। लेकिन शुद्ध अर्थ यानी शुद्ध संग्रह नय का विषय क्या है? केवल एक सिंगल, वो विश्व। इसलिए शुद्ध व्यवहार भी कितना होगा? वो भी केवल एक सिंगल, इसलिए ये केवल एक है, एक वचन, इसलिए यहाँ एक वचन लगाया वाला, और ये बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ लगाया वाले। समझ में आया? देखिए, शुद्ध व्यवहार नय को सामान्य व्यवहार नय एवं अशुद्ध व्यवहार नय को विशेष व्यवहार नय भी कहते हैं। महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र यानी सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र हैं, एक हैं, द्रव्य हैं। इस शुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित करके कहना कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं,
जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश एवं काल। देखो संग्रहणय कहेगा कि द्रव्य हैं, सब हैं, ये संग्रहणय कह रहा है, तो व्यवहार में आएगा नहीं नहीं, द्रव्य 6 होते हैं। वो कह रहा है सब एक है, सब हैं, सत्ता की अपेक्षा एक है, वो संग्रहणय बोला। तो संग्रहणय जो बोलेगा व्यवहार ने उसकी काट करेगा। क्या काट करेगा कि नहीं एक नहीं 6 है। संग्रहणय के विषय में भेद करा। इस प्रकार भेद करने वाला व्यवहार शुद्ध व्यवहार है, क्योंकि इसने शुद्ध संग्रहणय के विषय को विभाजित किया है। अशुद्ध महासत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्र स्थापित करने वाले अशुद्ध संग्रहणय के विषयभूत जीव नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। ये अशुद्ध व्यवहार का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्ध संग्रहणय के विषय को विभाजित किया गया है। समझाने की जरूरत है, समझ में आया सबको? ये अभी अपन ने किया है ना। देखिए आगे, अशुद्ध व्यवहार के माध्यम से किया जाने वाला यह विभाजन निरंतर तब तक चलता रह सकता है जब तक कि स्थिति अविभाज्य अंश तक न पहुंच जाए। ये कब तक चलता रहेगा भेद? कि जब तक सिंगल एक नहीं बच जाएगा यूनिट जीव, तब तक करते जाओ भेद, जहां तक जिसमें होते हैं। पुद्गलों के भी इस तरह से जितने अपने को आते हो, अपने को कम ही आते हो, नहीं आते हो तो वो अपन अटक जाए, वो बात अलग है। लेकिन जब तक एक नहीं हो जाए, एक नहीं मिल जाए, सिंगल तक ना पहुंच जाए कि अब आगे भेद ही नहीं हो सकते हैं, वहां तक ये अशुद्ध व्यवहार भेद करता जाएगा। और अशुद्ध व्यवहार जहां पर पहुंच रहा है उससे एक स्टेप ऊपर तक अशुद्ध संग्रहणय पहुंचेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? मुझे आप लोगों के चेहरे अटके अटके दिख रहे हैं। देखो शुद्ध संग्रहणय एक है, सिंगल है ना, और शुद्ध व्यवहार भी उसका भेद करा, वो भी एक सिंगल है, दोनों सिंगल सिंगल है। इसके नीचे जहां भी हम संग्रह देख रहे हैं, सत्ताएं देख रहे हैं, वो सब क्या है? अशुद्ध सत्ताएं नीचे। और उनमें जो भेद किए जा रहे हैं वो सब क्या है? अशुद्ध अवान्तर सत्ताएं हैं। वो अशुद्ध महासत्ता है, वो अशुद्ध अवान्तर सत्ता है। तो अशुद्ध महासत्ता वो अशुद्ध संग्रहणय का विषय बन रही है, और उसमें भेद कर करके वो अशुद्ध व्यवहार ने कर रहा है। तो अशुद्ध व्यवहार ने कहाँ तक चलेगा कि ये भेद कहाँ तक करते जाए हम? ये अभी हम भेद कर रहे हैं ना, संसारी मुक्त, फिर त्रस और स्थावर, फिर त्रस के हमने पहले किए विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, फिर विकलेंद्रिय के 3 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर अब आगे कल भी अपन ने देखे थे, फिर उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, फिर अपर्याप्त के 2 तरह के भेद, लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। अब मान लीजिए अपन समझ लें, खत्म करें इसको, तो ये लास्ट हो गया अपना, ये अपन यहीं पे लास्ट कर लेते हैं जितना अपना लिखा हुआ है। मान लीजिए इसके आगे अब भेद नहीं हो रहे, त्रस और स्थावर के आगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए, है ना, ये भेद करते करते ये लास्ट पे अपन पहुंच गए। तो ये जो इससे ऊपर वाला संग्रहणय, ये संग्रहणय था संसारी जीव, ये संग्रहणय का विषय था, अशुद्ध संग्रहणय का विषय। इसके भेद किए त्रस और स्थावर। ये त्रस और स्थावर जो भेद किए कि संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, ये हो गया अशुद्ध व्यवहार का विषय। तो अशुद्ध जो लास्ट वाला अशुद्ध व्यवहार है, उसे एक स्टेप ऊपर वाला वो हो जाएगा अशुद्ध संग्रहणय। लास्ट वाले अशुद्ध व्यवहार से एक स्टेप ऊपर वाला अशुद्ध संग्रहणय, वहां तक अशुद्ध संग्रहणय चलेगा। जहां तक अशुद्ध व्यवहार आ रहा है लास्ट, उससे 1 नंबर पहले तक अशुद्ध संग्रहणय, क्योंकि ऊपर भी वो पहले संग्रह था ना, संग्रह में भेद किए थे, तो जितने भेद संग्रहणय के बन रहे हैं उतने ही भेद व्यवहार के, अशुद्ध व्यवहार के उसमें बनते जाएंगे। कितना है ये? पूरा हो जाएगा क्या? है तो बड़ा, फिर अगली क्लास में करें इसको। फिर देखिए विषय पूरा कर लेते हैं, ये पेज पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का अगली क्लास में करेंगे।
अशुद्ध महासत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्र स्थापित करने वाले अशुद्ध संग्रहणय के विषयभूत जीव नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, अशुद्ध व्यवहारण्य का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्ध संग्रहणय के विषय को विभाजित किया गया है। अशुद्ध व्यवहारण्य के माध्यम से किया जाने वाला यह विभाजन निरंतर तब तक चलता रह सकता है जब तक कि स्थिति अविभाज्य अंश तक न पहुंच जाए। यदि व्यवहारण्य संग्रहणय के द्वारा संग्रहित पदार्थों को अंतिम बिंदु तक विभाजित करता है, तो संग्रहणय व्यवहारण्य द्वारा विभाजित पदार्थों को उस अंतिम बिंदु तक संग्रहित करता है जिसमें संपूर्ण जगत ही समाहित हो जाता है। अब नीचे से चलो, व्यवहारण्य ऊपर से आ रहा था भेद करता करता करता, अब नीचे से चलो संग्रहणय, तो संग्रहणय सबको इकट्ठा करता 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा, जब तक पूरा विश्व इकट्ठा नहीं हो जाए। इस प्रकार संग्रह और व्यवहार में एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाले होने पर भी एक दूसरे के पूरक नए हैं। यदि संग्रह ने संधि है, समास है, तो व्यवहार ने विग्रह विच्छेद है, विग्रह है। ठीक है, इतना ही लेते हैं, अपने को भी टाइम लग जाएगा, पढ़ने में भी, रीडिंग भी करने में टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को, और पढ़ के आएंगे तो अपन क्लास में लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़िएगा जरूर इसको, तो समझ में आएगा। बोलिए बात। वो जो नीचे आते 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 जब वो एकदम अविभाज्य आ जाएगा तो वो संग्रहणय का विषय नहीं है ना, वो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आपसे उस दिन पूछ रही थी ना कि जो हाँ, मैं आपको पूछ रही थी ना कि संग्रहणय का कौन सा विषय नहीं, तो ऐसा कौन सा चीज हो, कौन सा पार्टिकल हो सकता है? समझ लीजिए पुद्गल की अपेक्षा बोले तो परमाणु पे आ गए, जीव की अपेक्षा से बोले अगर अब जीवों के भेद प्रभेद तो केवल एक जीव की बात हो गई। अब वो अपन जिस भी तरह से भेद कर रहे हैं, जैसे अपन यहाँ तक रुक गए, विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय, फिर उसके दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय के नहीं, पर्याप्त पर परमाणु का भी तो संग्रह हो सकता है ना, परमाणु भी तो बहुत परमाणु है। नहीं नहीं, वो तो है बहुत, लेकिन अब अपन इसीलिए किस रूप में, परमाणु में एक परमाणु को पकड़ लिया बहुत में से, एक को ले लिया, अब उसके भेद करो तो उसके भेद नहीं होंगे उस आधार, उस रूप, उस अपेक्षा के लिए। वरना भेद करने की अपेक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन जहां पर अब अपनी कोई अपेक्षा किसी भी तरह से भेद नहीं हो रहा है उस रूप में, ये तो जाति को ग्रहण करना है ना। परमाणु बोला तो परमाणुओं की संख्या नहीं ले रहे हम, परमाणु एक जाति हो गई। तो परमाणु शब्द में दुनिया में जितने परमाणु है वो सब आ गए कि नहीं आ गए। देखो ये जाति को कैसे समझ में आ रहा है, अपन ने कोई शब्द बोला उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हमने पेन बोला था तो हमने ये नहीं कहा पर्टिकुलर ये पेन, हमने बोला पेन, तो पेन बोलने में दुनिया में जितने पेन हैं वो उसमें आ गए कि नहीं आ गए। तो ये एक जाति है, ये जातिवाचक, ये समझ लो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञाएं होती है ना, तो वो जिसको ये सब उसमें आती है नाउन में, तो ये जातिवाचक संग्रहण है, उसको विषय बनाता है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। शाम की क्लास 7:30 बजे से है, आज 15 मिनट लेट है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे भी न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।